क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 185, जीवन रक्षा की कीमत। क्लास इवोल्यूशन कार्य प्रगति। एक एस रैंक जानवर को हराएं, 1/1 पूर्ण। जैसे ही सूचनाएं उसकी आंखों में चमकीं, सेलीन ने राहत की सांस ली। वह अपने सबसे कठिन विकास कार्य को पूरा करते हुए दुर्जय प्राणी के खिलाफ अपनी जान को खतरे में डाले बिना मारने का दावा करने में कामयाब रही थी। हालांकि उस कार्य को पूरा करना अच्छा लगा जिसके साथ अधिकांश सरपासर्स को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन यह उपलब्धि उतनी संतोषजनक या विजयी नहीं थी जितनी सेलीन ने कल्पना की थी, यह जानते हुए कि मून ने उसकी अनुपस्थिति में अकेले कितनी भयानक कीमत सहन की थी। सफल कार्य पूरा होने की पुष्टि करने वाली सिस्टम अधिसूचना प्राप्त करने के बाद सेलीन ने तुरंत अपना पूरा ध्यान चंद्रमा की ओर लगाया, जो मुश्किल से अपनी सीधी मुद्रा बनाए रख सका। उसके पैर स्पष्ट रूप से थकावट से कांप रहे थे। सेलीन ने जल्दी से अपने स्थानिक भंडारण रिंग से एक शक्तिशाली उपचार औषधि प्राप्त की। आप कोई औषधि क्यों नहीं पी रहे? ये लीजिए। उसने चंद्रमा को पुनर्स्थापनात्मक तरल पदार्थ पिलाने के लिए कांच की शीशी को उसके मुंह के करीब झुकाने का प्रयास किया। मून ने इनकार में अपना सिर हिलाया, ध्यान से उसका हाथ हटा दिया। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही वह धीरे से बोला, हालांकि उसकी अपनी आवाज अजीब सी दूर की लग रही थी। मैं सुन नहीं सकता कि आप क्या कह रहे हैं। मेरे कान के पर्दे पूरी तरह फट गए हैं। उसने अपने खून से लथपथ कानों की ओर इशारा किया। आपने 2200 जीवन प्राप्त किए हैं। अधिसूचना चंद्रमा की आंखों के सामने चमक उठी। उसकी गर्दन से अभी भी बह रहे ताजा खून और कान नहरों के आसपास सूजे हुए ऊतकों को देखकर सेलीन की अभिव्यक्ति असहायता के साथ चिंता को मिलाकर एक गहरी निराशा में बदल गई। वह बुनियादी उपचार औषधियों से टूटे हुए कान के पर्दे को ठीक नहीं कर सकी। क्षति के उस स्तर के लिए या तो वास्तव में शक्तिशाली पुनर्जनन अमृत की आवश्यकता होती है, या शक्तिशाली समर्थन वर्ग जागृति से उपचार जादू की आवश्यकता होती है। उसने जल्दी से एक चर्मपत्र निकाला और उस पर लिखना शुरू कर दिया, अभी यह औषधि पिएं। आप बुरी तरह घायल हो गए हैं और आपका खून बह रहा है। उसने लिखित संदेश सीधे चंद्रमा के चेहरे के सामने रखा। चंद्रमा ने उसे पढ़ा, फिर जिद से अपना सिर हिलाया। इसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस एक बार मर जाऊंगा और पुनर्जीवित हो जाऊंगा। विधर्मी अभी भी बस्ती में हैं, बाकी सभी मर चुके हैं। आप बाकी लोगों से निपट सकते हैं, यारा और अन्य लोगों को उनके भाग्य का फैसला करने दें। मैं पुनर्जीवित होने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने के लिए मिराज के साथ जा रहा हूं। सेलीन की नाराजगी गहरी हो गई, लेकिन उसने परवाह किए बिना सिर हिलाया। सेलीन ने एक और संदेश लिखा, यारा और अन्य सुरक्षित हैं। हमने उन्हें बाहर निकाल लिया। हालांकि हमारे पहुंचने से पहले ही एक योद्धा की मौत हो गई। उस समाचार पर मून की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई, लेकिन उसने समझ के साथ सिर हिलाया। फिर सेलीन ने अपने नोट में यह जोड़ने से पहले झिझकते हुए कहा, सावी गांव पूरी तरह से नष्ट हो गया था। व्हाइट स्वान मर गया है। यारा का परिवार मर गया है। लगभग सभी लोग मर गए हैं। चंद्रमा की आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं, भले ही वह स्वयं बस्ती में कभी लंबे समय तक नहीं रुका था। इन लोगों का उस पर बहुत अधिक अनुग्रह था। उन्होंने उसकी सहायता के लिए अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा था, और यह कहा जा सकता है कि इस परिणाम के पीछे वही कारण था। उसने अपनी आंखें खोलीं और सीधे सेलीन की चिंतित दृष्टि से मुलाकात की। उसे सुनने में असमर्थ होने के बावजूद, उसके शरीर के दर्द और थकावट से चिल्लाने के बावजूद, सब कुछ के बावजूद, मून की अभिव्यक्ति में उस नरसंहार के बारे में कोई अफसोस नहीं था जो उसने यहाँ बनाया था।
विधर्मी फिर कभी किसी को धमकी नहीं देंगे। सेलीन अपने लहूलुहान, घायल, बहरे और बमुश्किल खड़े साथी को बहुत देर तक देखती रही और अंत में चुपचाप समझ में अपना सिर हिलाया। एक और शब्द कहे बिना मून ने स्पष्ट प्रयास के साथ मिराज की पीठ पर हमला किया और नरसंहार से भरे युद्धक्षेत्र को छोड़ दिया। वह एक सुरक्षित स्थान की ओर चला गया जिसके बारे में केवल उसे और मिराज को ही पता होगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। सेलीन पीछे रह गई, जटिल दृष्टि से चंद्रमा द्वारा रचे गए संपूर्ण नरसंहार को देखती रही। काश मैं इतनी मजबूत होती, सेलीन ने खुद से फुसफुसाया। मैंने उसे गलत साबित कर दिया होता। मैंने दिखाया होता कि मैं। उसने वाक्य के बीच में ही खुद को रोक लिया, अपने दिमाग से एक विशिष्ट व्यक्ति की दखल देने वाली छवि को जबरन हटा दिया। उसके अतीत का कोई व्यक्ति जिसने उस पर संदेह किया था, उसे अपमानित किया था, उसे बताया था कि वह कभी भी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं करेगी। सेलीन की नजर अचानक हलचल पर पड़ी। कई जीवित विधर्मी अराजकता की आड़ में बस्ती से भागने का प्रयास कर रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत धुंधली हो गई। आप कहीं नहीं जा रहे हैं? सेलीन ने भागने वाले बचे लोगों की ओर बढ़ने से पहले बुदबुदाया, उनके भागने को धीमा करने के लिए पहले से ही पानी का जादू कर रही थी। एक छिपी हुई गुफा के अंदर जिसे उन्होंने खोजा था और सावधानीपूर्वक सील कर दिया था, चंद्रमा अंधेरे में अकेला बैठा था। अपने लड़ाकू खंजर को स्थिर हाथों से पकड़कर वह उसे अपनी छाती में घोंपने के लिए तैयार था। जबकि मून निश्चित रूप से सेलीन की उपस्थिति के तुरंत बाद पुनर्जीवित होने का विकल्प चुन सकता था और वह बिना किसी सवाल के उसके कमजोर शरीर की रक्षा कर सकती थी, मून ने जानबूझकर वह विकल्प नहीं चुना था। कई कारणों ने इस निर्णय को प्रेरित किया, लेकिन प्राथमिक कारण सरल था, एकांत। चंद्रमा मरने और पुनर्जीवित होने के बाद पूरी तरह से अकेला रहना चाहता था, अपने बिखरे हुए विचारों को निजी तौर पर इकट्ठा करना चाहता था और क्रूर लड़ाई के दौरान जो कुछ भी हुआ था उस पर गहराई से विचार करना चाहता था। हालांकि लड़ाई तकनीकी रूप से उनकी जीत के साथ समाप्त हो गई थी, लेकिन इसने निश्चित रूप से चंद्रमा के दिमाग और स्वयं की भावना पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। चंद्रमा को एक बार फिर इस असुविधाजनक सत्य का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जितना वह नैतिक सीमाओं को संरक्षित करना चाहता था, इस सर्वनाशकारी दुनिया में ऐसे सिद्धांतों को बनाए रखना असाधारण रूप से कठिन था, शायद असंभव भी। उन्होंने ब्लैक रेवेन की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति में हेरफेर करने के लिए निर्दोष बच्चों और रक्षाहीन गैरल्डाकों को प्रभावी बंधकों के रूप में इस्तेमाल किया था। इसे एक कमजोर स्थिति में मजबूर करने के लिए अभिभावक की प्रकृति का शोषण किया था। रणनीति काम कर गई थी और चंद्रमा बच गया था। थकाऊ खंजर चंद्रमा की छाती और हृदय में एक साथ घुस गया, जिससे उसका पूरा शरीर तुरंत कमजोर और शिथिल हो गया। वह ठंडी गुफा के फर्श पर बुरी तरह गिर गया, खुद को सहारा देने में असमर्थ हो गया क्योंकि जीवन तेजी से खत्म हो रहा था। आप मर गए। आपने 500 जिंदगियां खो दी हैं। जैसे ही चंद्रमा की दुनिया के बारे में जागरूकता लौटी, परिचित सिस्टम सूचनाएं चंद्रमा की दृष्टि में आ गईं। चंद्रमा हांफने लगा और ऐंठने लगा। उसकी चोटें अब मौजूद नहीं थीं, उसकी ध्वनि की अनुभूति वापस आ गई। उनका पूरा शरीर पहले की तुलना में बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। मृत्युदंड की बहस अपना जादू चला रही थी। मरने का प्रेत दर्द अभी भी उसके तंत्रिका तंत्र में एक प्रतिध्वनि की तरह अप्रिय रूप से बना हुआ था। पहली बार जब चंद्रमा ने छुपे हुए क्षेत्र में मृत्यु का अनुभव किया था, उसके विपरीत यह पुनरुत्थान अधिक सहनीय और प्रबंधनीय लगा। मून पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि क्या वह इतना मजबूत हो गया है कि इससे बहस की गंभीरता कम हो गई है, या क्या उसका तप कौशल आंशिक रूप से मृत्यु का अनुभव करने के मनोवैज्ञानिक आघात को दूर कर रहा है। लेकिन किसी भी तरह सुधार ने उनके पक्ष में काफी काम किया। अध्याय 186, यह आपकी पसंद है, मेरी नहीं। अध्याय 186, यह आपकी पसंद है, मेरी नहीं। मिराज तुरंत चंद्रमा के शरीर के बगल में अपना बड़ा सिर स्नेहपूर्वक रखकर करीब आया। सफेद घोड़ा चिंता से धीरे धीरे हिनहिना रहा था। उसकी आंखें चिंता के साथ चंद्रमा की स्थिति का अध्ययन कर रही थीं। हाँ, मैं ठीक हूँ दोस्त। मेरे बारे में चिंता करने के लिए धन्यवाद, मून एक कमजोर मुस्कान के साथ कहने में कामयाब रहा और धीरे से मिराज की गर्म गर्दन पर अपना हाथ रखा।
फिर उसने वफादार माउंट के शरीर को तकिए के रूप में इस्तेमाल करते हुए मिराज की तरफ अपना सिर अधिक आराम से टिकाने के लिए स्थिति बदल ली। उनकी सांसों और बाहर हवा की आवाज के अलावा गुफा में सन्नाटा था। चंद्रमा ने अंधेरे पत्थर की छत को देखा। उसका दिमाग जो कुछ भी हुआ था उसे संसाधित कर रहा था। अपने शरीर को मौत की सजा से उबरने की अनुमति देने के लिए एक अच्छी तरह से आराम की अवधि लेने के बाद मून ने धीरे धीरे खुद को सीधा कर लिया। उसने अपने शरीर को फैलाया। उसे पहले की तुलना में काफी मजबूत और हल्का पाकर सुखद राहत मिली। चलो दोस्त, हमें अब वापस जाने की जरूरत है, मून ने मिराज की गर्दन को थपथपाते हुए धीरे से कहा। हमें अभी भी अधूरे काम निपटाने हैं। मिराज ने सहजता से अपने पैरों पर खड़े होकर समझदारी भरी हिनहिनाहट के साथ जवाब दिया। सेलेन, यारा, ग्रैटिस और 2 अन्य जीवित सावी योद्धाओं को दर्जनों बंधे हुए बंदियों, मुख्य रूप से छोटे बच्चों और बुजुर्ग गैरल्डाको के सामने पहरा देने के लिए मून हेरेटिक बस्ती में लौट आया, जो युद्ध के दौरान आश्रय लेकर युद्ध से बच गए थे। जब मून मिराज पर पहुंचा तो सेलीन तुरंत उसकी ओर चल दी। मैंने आपके लिए ब्लैक रेवेन के पूरे शरीर को अपने स्थानिक भंडारण रिंग के अंदर संग्रहित किया है, जिसमें निश्चित रूप से जानवर का कोर भी शामिल है। चंद्रमा ने प्रशंसा में सिर हिलाया। धन्यवाद। जब यारा बंधी हुई बंदियों को घूर रही थी तो उसकी नजर यारा की गहरी जटिल अभिव्यक्ति पर गई। सावी युवती अपनी ही किसी दुविधा से जूझती नजर आई। चाहे अपने मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए उन्हें फांसी देनी हो या असहायों पर दया दिखानी हो। चंद्रमा ने बात नहीं की या मार्गदर्शन नहीं दिया। यह उसका निर्णय नहीं था या इसमें हस्तक्षेप करना उसका व्यवसाय नहीं था। उसने पहले ही हर एक लड़ाके को मार डाला था जिसने उसे सताने और उसके खिलाफ लड़ने में भाग लिया था। योद्धा, रक्षक, मुखिया, सभी उसके हाथों मारे गए। ये बचे हुए लोग लड़ने के लिए बहुत छोटे बच्चे, हथियार चलाने के लिए बहुत कमजोर बुजुर्ग, वे चंद्रमा की जिम्मेदारी नहीं थे। सावी कबीले के बचे हुए हिस्से के वास्तविक नेता के रूप में बनाने के लिए वे यारा की पसंद थे। गलत दया के कारण चंद्रमा उन्हें बचाने वाला नहीं था, लेकिन वह ऐसे निरीह कैदियों को भी नहीं मारने वाला था जिनसे कोई खतरा नहीं था। चुनाव पूरी तरह से उन बचे लोगों का था जो वास्तव में विधर्मी के हाथों पीड़ित थे। सावी योद्धाओं ने यारा के साथ अपनी गहन चर्चा जारी रखी, अपनी शारीरिक भाषा में दिखाई देने वाली भावुक असहमति के साथ कार्रवाई के विभिन्न तरीकों पर बहस की। आखिरकार कई मिनटों की गर्मागरम लेकिन नियंत्रित बहस के बाद यारा सीधे मून और सेलीन का सामना करने लगी। उसकी अभिव्यक्ति संकल्प के साथ कठोर हो गई थी, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी संघर्ष झलक रहा था। यारा ने स्पष्ट अनिच्छा के बावजूद दृढ़ निर्णय लेते हुए घोषणा की, हमने उन्हें अभी के लिए छोड़ देने का फैसला किया है। हम अभी भी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि इस द्वीप पर कहीं हमारे लोग जीवित हैं या नहीं। यदि बचे हुए लोग मौजूद हैं तो हम उन बचे लोगों के साथ अंतिम विकल्प के बारे में चर्चा करेंगे कि न्याय क्या मांगता है। उसकी आंखें अचानक ठंडी चमक से चमक उठीं, कुछ ऐसा जो न तो मून ने और न ही सेलीन ने पहले उस कोमल युवती में देखा था। लेकिन अगर हम पुष्टि करते हैं कि कोई अन्य सावी जीवित नहीं बचा है, अगर हम वास्तव में हमारी पूरी सभ्यता के अंतिम चार हैं, तो हम उन्हें मार डालेंगे। चंद्रमा ने बस अपने कंधे उचकाए। आप जो भी निर्णय लेंगे वह आपका है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। उनके दृष्टिकोण से स्थिति परिणाम की परवाह किए बिना शून्य खतरा उत्पन्न करती है। सभी युद्ध सक्षम विधर्मी योद्धा निश्चित रूप से मारे गए थे। किसी भी जीवित विधर्मी के पास दूर से भी चंद्रमा की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की पर्याप्त ताकत नहीं थी। जहां तक बच्चों का सवाल है, भले ही कुछ लोगों के मन में गहरी नफरत हो और भविष्य में बदला लेने के सपने हों, लेकिन मून को ऐसी दूर की चिंताओं की परवाह नहीं थी। उनके पास सार्थक खतरा बनने के लिए प्रतिभा, संसाधन और समय की कमी थी। जब तक इनमें से कोई भी बच्चा युद्ध की परिपक्वता तक पहुंच जाएगा, तब तक चंद्रमा इस छिपे हुए क्षेत्र से दूर हो चुका होगा और कहीं अधिक उच्च शक्ति स्तरों पर पहुंच जाएगा। मून ने पुष्टि की, कैदियों के साथ आप जो चाहें करें, लेकिन इससे पहले कि हम इस जगह को स्थायी रूप से छोड़ दें,
मुझे यह समझने की जरूरत है कि आपके गांव में वास्तव में क्या हुआ था। विशेष रूप से ब्लैक रेवेन ने व्हाइट स्वान को बिना किसी गंभीर चोट के मारने में कैसे कामयाबी हासिल की। आपने पहले कहा था कि वे लगभग समान ताकत के थे। यारा द्वारा बताई गई हर बात को ध्यान से सुनने के बाद मून ने सोच समझकर सिर हिलाया। पूरी जानकारी से तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। सफेद हंस जाहिरा तौर पर ब्लैक रेवेन से काफी पुराना था और अपने जीवनकाल के प्राकृतिक अंत के करीब पहुंच गया था। पिछले सावी कबीले प्रमुख ने अपने दोनों जीवन में अपेक्षाकृत देर से जानवर को वश में किया था। एक हंस को युवावस्था से पालने के बजाय पहले से ही बूढ़े हंस के साथ संबंध बनाया था। इसके विपरीत ब्लैक रेवेन अनिवार्य रूप से हेरिटिक चीफ के पूर्ववर्ती के साथ बड़ा हुआ था, जिसने अभिभावक की युवावस्था और प्रमुख वर्षों के दौरान बंधन बनाए थे। इस उम्र के अंतर का मतलब है कि ब्लैक रेवेन ने समान रैंक के बावजूद कहीं अधिक युद्ध क्षमता बरकरार रखी है। इसके अतिरिक्त व्हाइट स्वान निष्पक्ष टकराव के बजाय घात लगाकर किए गए हमले में फंस गया था। विधर्मियों ने सीधे तौर पर हमला नहीं किया था, उन्होंने अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कई युक्तियों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पूरे सावी गांव की बस्ती को जला दिया, व्यापक अराजकता पैदा की और अभिभावकों को कबीले के भागते सदस्यों की रक्षा करने और उनके खिलाफ हमले के खिलाफ बचाव के बीच ध्यान बांटने के लिए मजबूर किया। विधर्मियों ने चारा और खून के निशानों का उपयोग करके कई शक्तिशाली जानवरों को सावी बस्ती की ओर आकर्षित किया था, जिससे व्हाइट स्वान और सावी योद्धाओं को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गंभीर रूप से कमजोर हो जाने के बाद ही विधर्मी सेनाओं ने थके हुए बचे लोगों को खत्म करने के लिए अपने स्वयं के योद्धाओं को प्रतिबद्ध किया। मैं देख रहा हूं, वे केवल मजबूत नहीं थे, वे बस अधिक क्रूर और बेहतर तैयार थे। यारा ने गंभीरता से सिर हिलाया। विडंबना चंद्रमा पर नहीं खोई गई थी। उसने अपने रास्ते पर चलने के लिए गैरल्डाको के जीवन को धमकी देकर ब्लैक रेवेन के खिलाफ इसी तरह का शोषण किया था। अंधेरे ने लूनारिस पर अपना आवरण डालना शुरू कर दिया, जिससे मौजूद थोड़ी सी रोशनी भी दूर हो गई। यारा और शेष सावी योद्धाओं ने विधर्मियों के शेष समूह पर नजर रखी और सबसे खराब स्थिति की स्थिति में उन्हें जाने नहीं दिया। अगले कुछ दिन तय करेंगे कि बचे हुए विधर्मी जीवित रहेंगे या नहीं। इस बीच मून सेलीन और मिराज के साथ एक तंबू में आराम कर रहा था। अपने अगले कदम की योजना सावधानी से बनाएं, क्योंकि जब सूरज उगेगा तो वह अपने अगले लक्ष्य की तलाश में होगा। अध्याय 187 डैगर कला। अध्याय 187 डैगर कला। ब्लैक रेवेन की मृत्यु और विधर्मी योद्धाओं के विनाश को पूरे 2 दिन बीत चुके थे। उस पुनर्प्राप्ति अवधि के दौरान चंद्रमा ने अपना अधिकांश समय 2 प्राथमिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में बिताया था। सबसे पहले बार बार प्रशिक्षण और वास्तविक युद्ध के माध्यम से अपने खंजर युद्ध कौशल का परिश्रमपूर्वक अभ्यास करना। दूसरा, मिराज और सेलेन के साथ लूनारिस के विशाल द्वीप की खोज करना, इलाके का मानचित्रण करना और उनके सामने आए मूल्यवान जानवरों का शिकार करना। अब तक गहन अन्वेषण के बावजूद सिस्टम द्वारा छिपे हुए क्षेत्र की विशिष्ट पूर्णता शर्तों या निकास तंत्र के संबंध में कोई स्पष्ट संकेत या सुराग प्रस्तुत नहीं किया गया है। मून को अब तक अपने आसपास मौजूद अनिश्चितता से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह इस अनूठे वातावरण की खोज में अपने समय का आनंद ले रहा था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह भारी मात्रा में मूल्यवान जानवरों की लाशें और मौलिक कोर इकट्ठा कर रहा था, जिसे वह अंततः पृथ्वी पर लौटने के बाद अत्यधिक लाभ के लिए बेच देगा। उन्होंने अनिवार्य रूप से इस अलग-थलग क्षेत्र को समृद्ध बना दिया था, जो विविध मौलिक समानता वाले सभी प्रकार के उच्चस्तरीय जानवरों से घनी आबादी वाला था। शिकार के अवसर तेजी से घटते प्रथम अभयारण्य क्षेत्रों की तुलना में असाधारण थे, जहां अधिकांश जागृति सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। मून ने परंपरागत रूप से अनुमान लगाया कि इस विस्तारित यात्रा के दौरान वह पहले ही $15 मिलियन से अधिक मूल्य के कोर और लाशें एकत्र कर चुका था, और जिस दिन उसे अंततः बाहर निकलने का पता चला तब तक काफी अधिक धन जमा होना तय था। बेशक यह गोल्डन फिश के खून के अनमोल खजाने की गिनती नहीं कर रहा था। सौभाग्य से यारा और सावी कबीले के अन्य जीवित सदस्य अपने हताश खोज प्रयासों के दूसरे दिन अतिरिक्त बचे लोगों का पता लगाने में कामयाब रहे।
पहले कष्टदायक दिन में किसी को न ढूंढ पाने के बाद, जब उन्होंने लगभग आशा छोड़ दी थी और बदला लेने के लिए विधर्मी बंदियों को मारने की तैयारी कर रहे थे, अंततः उन्हें 6 और जीवित सावी लोग मिले। जीवित बचे समूह में एक वयस्क महिला, एक वयस्क पुरुष और उनके 4 छोटे बच्चे शामिल थे। वे भाग्यशाली समय के कारण चमत्कारिक ढंग से नरसंहार से बच गए। जब यह भयानक नरसंहार हुआ तब परिवार बाहर घूमने गया हुआ था। जब वे अपने गांव की ओर लौटे और दूर से विनाश होते देखा तो वे तुरंत विपरीत दिशा में भाग गए और सुदूर जंगल में छिप गए। इस जीवित परिवार की खोज के साथ यारा और अन्य योद्धा संभावित रूप से पूरे द्वीप में अतिरिक्त बिखरे हुए बचे लोगों को खोजने के बारे में आशान्वित हो गए। विधर्मी बंदी निरंतर सशस्त्र निगरानी में रहे, लेकिन फिर भी उन्हें सीधे मार दिए जाने के बजाय बुनियादी भोजन और जीवित रहने की आवश्यकताएं प्रदान की जा रही थीं। दया आगे के अत्याचारों की खोज न करने की शर्त पर बनी रही, लेकिन कम से कम अस्थायी क्षमादान प्रदान किया गया था। डैगर आर्ट्स रैंक सामान्य स्तर 1 विकसित करें। विवरण आपको हथियार के रूप में खंजर की बुनियादी समझ है। आप मूलभूत क्षमता के साथ हमला करने, बचाव करने और निष्पादित करने के लिए खंजर का उपयोग करने में सक्षम हैं। उसकी आंखों के सामने चमकते सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हुए चंद्रमा की मुस्कान शुद्ध संतुष्टि के साथ उसकी आंखों तक पहुंची। पिछले कई दिनों से की गई उनकी समर्पित कड़ी मेहनत का आखिरकार फल मिला और उनका प्रशिक्षण दृष्टिकोण उल्लेखनीय रूप से सफल साबित हुआ। मून किसी कौशल को पूरी तरह से किसी अन्य व्यक्ति से कॉपी किए बिना और सामान्य 24 घंटे की क्लास स्लॉट समय सीमा के भीतर स्वचालित रूप से समझे बिना पूरी तरह से सीखने और समझने में कामयाब रहा था। बेशक पहले एक हत्यारे की कक्षा की नकल करके अस्थायी रूप से डैगर आर्ट्स कौशल हासिल करने के बाद समय सीमाओं के कारण उधार लिया गया कौशल समाप्त होने से पहले मून लगभग 15% दक्षता हासिल करने में कामयाब रहा था। लेकिन उस पूर्व संक्षिप्त प्रदर्शन ने स्वतंत्र अभ्यास के माध्यम से कौशल को पूरी तरह से समझने और पुनर्निर्माण करने के लिए की गई कड़ी मेहनत को नकारा या कम नहीं किया। झिझक या जश्न में 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना मून तुरंत आक्रामक खर्च करने की होड़ में लग गए, अपने विशाल जीवन भंडार का उपयोग करके उस कौशल को तेजी से विकसित करने के लिए जिसे उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया था। स्तर 1-2 जाने गई। स्तर 2-3-4 जाने गई। स्तर 3-4-8 जाने गई। प्रत्येक प्रगति सूचना के साथ चंद्रमा का दिल उत्साह से धड़कने लगा। ऐसा नहीं था कि डैगर आर्ट्स बेहद शक्तिशाली या जीवन बदलने वाली क्षमता का प्रतिनिधित्व करता था। वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो चीजों की भव्य योजना के तहत यह सर्वोत्तम रूप से एक सभ्य नजदीकी युद्ध कौशल था। जिस बात ने इस खास पल को बेहद खास और सार्थक बना दिया वह निर्विवाद तथ्य था कि मून अपने प्रयास और दृढ़ संकल्प के माध्यम से इस कौशल को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने में कामयाब रहे। स्तर 8-9 256 जाने गई। स्तर 9-10 512 जाने गई। कुल खपत 1022 जीवन। डैगर आर्ट्स असामान्य श्रेणी में विकसित हुआ है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। डैगर आर्ट्स रैंक असामान्य स्तर अधिकतम। विवरण खंजर पर आपकी महारत आलोचनात्मक और पीठ में छुरा घोंपने वाले हमलों को बढ़ावा देती है। आप एक अनुभवी हत्यारे की तरह निकट युद्ध में तेज और प्रभावी हैं। प्लस 200% क्षति। नाम चंद्रमा। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन मौलिक जादूगर। स्तर 25 विकास की प्रतीक्षा में। जीवन 24,819। ताकत 38, चपलता 38, संविधान 43, मन 58 सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 5। कौशल मौलिक हमला, उन्नत मौलिक शरीर, तप, सिल्वर स्किन, इग्नाइट, डैगर आर्ट्स। प्रतिभा ग्रिम रीपर। क्लास कौशल क्लास स्लॉट 1/1। मून ने अपने लड़ाकू खंजर को वापस ले लिया और हथियार के वजन को अपनी पकड़ में महसूस करते हुए इसे प्रयोगात्मक रूप से कई अभ्यास रूपों में घुमाया। वह तुरंत उस अंतर को बता सकता था जो कौशल विकास ने उत्पन्न किया था। उसके हमलों के पीछे अब केवल भौतिक बल के बजाय अधिक गहरा उद्देश्य था।
तीन सर्पिल सींगों वाला एक हिरण जैसा प्राणी अचानक उनके सामने घने पत्ते से उभरा, जो अपने शिकारी से दूर तेजी से दौड़ रहा था। एक खरगोश जैसा जानवर लगभग एक बड़े कुत्ते के आकार का था, लेकिन उसके पास क्रूर नुकीले दांत, उस्तरा नुकीले पंजे और भूख से चमकती शुद्ध लाल आंखें थीं। चंद्रमा का हाथ तुरंत चला गया। उसने हमले के बीच में छलांग लगाने वाले सफेद शिकारी पर एक सटीक घूमने वाली चाप में अपना खंजर फेंक दिया। थकाऊ ब्लेड ने अपने लक्ष्य पर प्रहार किया, सीधे उत्परिवर्ती खरगोश की आंखों के बीच में जाकर लगा, जो एक आदर्श बुलसाई थी। जानवर जंगल के फर्श पर भारी मात्रा में गिर गया और कई सेकंड तक जोर जोर से झटके खाता रहा, क्योंकि उसका मांसल शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय होने से पहले उसका तंत्रिका तंत्र बंद हो गया था। हिरण जैसा प्राणी पीछे मुड़कर देखने की जहमत न उठाते हुए भागता रहा। आपने लेवल 23 क्रूर रबाकून को मार डाला है। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। मून अपनी बेहतर थ्रोइंग तकनीक के स्वच्छ परिणाम पर संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। खंजर एक अलग उपकरण के बजाय उसकी बाह के प्राकृतिक विस्तार की तरह चला गया था और क्षति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी, जिससे उसे किसी भी अनुवर्ती हमले की आवश्यकता के बजाय एक ही फेंक में 23 जानवरों को मारने की अनुमति मिली। बहुत बढ़िया, जब से हम पहली बार मिले हैं तब से आपके खंजर के काम में काफी सुधार हुआ है। उसने अंगूठा ऊपर उठाया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। शव से अपना ब्लेड निकालते समय मून ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हाँ, जैसा कि वे कहते हैं, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। यह कुछ भी प्रभावशाली नहीं है, आप भी यह कर सकते हैं। सेलीन ने अपना सिर हिलाया, हालांकि उसके विचार कुछ और ही दर्शाते थे। छोटे खरगोश की लाश को रखने और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले मून ने अपने खंजर से खून साफ किया। खरगोश एक अच्छे मूल्य वाला जानवर था, भंडारण के लिए छोटी जगह थी और बी रैंक जानवर के रूप में अच्छी कीमत पर बिकता था। उनके रास्ते में चंद्रमा अब अपने खंजर के साथ नहीं खेलता था। उन्होंने उन सभी जानवरों को भी नजरअंदाज कर दिया जो बी रैंक से नीचे थे। वे बहुत कमजोर थे, कोई अनुभव नहीं दे रहे थे और बहुत कम जीवन जीते थे। उनकी कीमतें भी बहुत कम थीं, जो उनके भंडारण छल्लों में जगह की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं थीं। अध्याय 188 सड़ा हुआ चीड़ का जंगल। अध्याय 188 सड़ा हुआ चीड़ का जंगल। दिन तेजी से बीतते गए क्योंकि मून और सेलीन ने इस छिपे हुए क्षेत्र को छोड़ने के लिए आवश्यक संभावित स्थितियों के बारे में सुराग इकट्ठा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अपने अवलोकन और पूछताछ के माध्यम से वे अपनी बातचीत के दौरान यारा से प्रश्न पूछकर उपयोगी जानकारी के कई और टुकड़े एकत्र करने में कामयाब रहे। द्वीप के पहले से अज्ञात क्षेत्र में एक विशेष अन्वेषण अभियान के दौरान मून और सेलीन एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए थे जिसने तुरंत सभी को चेतावनी दे दी थी। यह एक जंगल था, लेकिन वुडलैंड के किसी भी अन्य हिस्से की तरह नहीं, जिसका सामना उन्होंने लूनारिस पर किया था। यह जंगल अत्यधिक अस्वाभाविक रूप से अंधकारमय था। ऊपर की छतरी इतनी घनी थी कि दोपहर की धूप भी पेड़ की रेखा से कुछ मीटर से अधिक दूरी तक घुसने में संघर्ष कर रही थी। प्राचीन देवदार के पेड़ मुड़े हुए और टेढ़मेढ़े होते हैं, उनकी छाल रोगग्रस्त और काली दिखाई देती है, मानो किसी धीमी आंतरिक सड़न से भस्म हो गई हो। जंगल के अन्य हिस्सों के विपरीत, जहां कभी कभी विभिन्न जानवरों या जीवों की आवाजें गूंजती थीं, यहां सन्नाटा छाया हुआ था। वे दोनों जंगल के किनारे खड़े थे, उस भयावह अंधेरे को देख रहे थे जो सक्रिय रूप से प्रकाश का विरोध कर रहा था। हमें इस स्थान को चिह्नित करना चाहिए और कल वापस आना चाहिए, सेलीन ने चुपचाप सुझाव दिया। चंद्रमा बिना किसी तर्क के सहमत हो गए थे। उस समय सूरज पहले ही क्षितिज की ओर उतरना शुरू कर चुका था और उनमें से कोई भी उस जंगल में जो कुछ भी मौजूद था उसके करीब अंधेरा आना नहीं चाहता था। कैंपी में वापस मून ने यारा से उस अंधेरे वन क्षेत्र के बारे में पूछा जिसे उन्होंने खोजा था, इसके स्थान और विशिष्ट स्वरूप के बारे में विस्तार से बताया। यारा की अभिव्यक्ति कई भावनाओं से गुजरी। शुरू में वह भ्रमित थी, लेकिन फिर जैसे जैसे वह अपने दिमाग में विवरण पढ़ती गई, एक विचारशील अभिव्यक्ति हावी हो गई। आपको सड़ा हुआ चीड़ का जंगल मिल गया, यारा ने अंततः एक लंबी चिंतनशील चुप्पी के बाद कहा। सड़ा हुआ चीड़ का जंगल बहुत अशुभ लगता है।
यह वही हो सकता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मुझे सड़े हुए चीड़ के जंगल के बारे में बताओ, मून ने तुरंत प्रत्याशा में उसके करीब झुकते हुए कहा। उसकी नजदीकी दूरी ने उसे एक संक्षिप्त क्षण के लिए आश्चर्यचकित कर दिया, इससे पहले कि वह खुद को संभालती। लूनारिस द्वीप का यह विशेष खंड एक निषिद्ध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हमारे सावी लोगों ने बिल्कुल नहीं खोजा था। इसका कारण यह था कि लाभार्थी ने स्वयं हमारे पूर्वजों को स्पष्ट रूप से किसी भी परिस्थिति में उस जंगल में प्रवेश न करने की चेतावनी दी थी, हमेशा इसकी सीमाओं से दूरी बनाए रखने के लिए। बिना किसी अपवाद या बातचीत के इसे पूरी तरह से सीमा से बाहर मानने के लिए। चंद्रमा की भौहें आश्चर्य से स्वाभाविक रूप से उठ गईं। उसने ऐसी पिछली कहानी की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह अच्छा था क्योंकि दानकर्ता ने उन्हें प्रवेश न करने के लिए कहा था। इसका मतलब वहां कुछ था, अलग था। यारा ने समझाना जारी रखा। हमारे कबीले के अधिकांश सदस्यों ने बुद्धिमानी से उस सलाह को सुना और बिना किसी सवाल के उसका पालन किया, यह समझते हुए कि परोपकारी शायद ही कभी बिना किसी कारण के चेतावनी जारी करता है। दुर्भाग्य से हर किसी के पास ऐसी बुद्धि नहीं थी। पीढ़ियों से चली आ रही दुखद कहानी सुनाते हुए यारा की आवाज शांत हो गई थी। दशकों पहले युवा सावी योद्धाओं के एक छोटे समूह ने अपने युवा अहंकार और जिज्ञासा को अपने बेहतर निर्णय से आगे निकलने की अनुमति दी थी। वे स्पष्ट निषेध के बावजूद रॉटेन पाइन फॉरेस्ट की ओर बढ़ गए थे। उन्हें विश्वास था कि वे भीतर मौजूद किसी भी खतरे को संभालने के लिए पर्याप्त कुशल थे। पांचों योद्धा हंसते हुए और अपनी संयुक्त शक्ति पर विश्वास करते हुए एक साथ जंगल के किनारे तक पहुंचे थे। लेकिन जब वे आखिरकार सीमा पर पहुंचे और उन मुड़े हुए सड़े हुए चीड़ के पेड़ों के सामने खड़े हुए तो वातावरण में कुछ बदल गया था, कुछ अदृश्य लेकिन गहरा, जिसने उन सभी को अलग तरह से प्रभावित किया। एक योद्धा जो समूह में सबसे छोटा था, अचानक अत्यधिक आतंक से घिर गया था, इतना तीव्र कि वह वास्तव में कांपते हुए अपने घुटनों पर गिर गया था। उसने दूसरों से पीछे लौटने की विनती की और अपने चेहरे से बहते आंसुओं से विनती की कि उन्हें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी चारों ने उसकी कायरता का मजाक उड़ाया था। उन्होंने उस पर कमजोर होने, अपने डर से उनके कुल को शर्मिंदा करने का आरोप लगाया था। वे हंसे और पेड़ों के बीच अंधेरे में चले गए, और भयभीत युवा योद्धा अपने साथियों को छोड़कर अकेला ही गांव की ओर भाग गया था। यारा की अभिव्यक्ति बदल गई। वह उस अभियान से लौटने वाला एकमात्र व्यक्ति था। रॉटेन पाइन फॉरेस्ट में प्रवेश करने वाले 4 योद्धाओं को फिर कभी नहीं देखा गया। न उनके शरीर, न उनके हथियार, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व का सबसे छोटा निशान भी नहीं। हमारे कबीले ने जंगल की सीमा के ठीक बाहर अवलोकन स्थान स्थापित करने के लिए कई खोज दल भेजे थे, जो लापता योद्धाओं के उभरने के किसी भी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस अंधेरे विस्तार में बिना किसी हलचल, बिना आवाज या जीवन के कोई संकेत के दिन बीत गए। 3 दिनों की व्यर्थ प्रतीक्षा के बाद उस समय कबीले के मुखिया ने अपने लोगों को बचाने या कम से कम उचित दफन संस्कार के लिए उनके अवशेषों को पुनर्प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अकेले अंदर जाने का साहसी निर्णय लिया था। वह सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था, अनुभवी और बुद्धिमान। उसके पास सबसे शक्तिशाली हथियार थे, लेकिन वह भी वापस नहीं लौटा। जंगल ने उसे भी पूरी तरह से भस्म कर दिया था, जैसे उसने युवा योद्धाओं को खा लिया था। सब कुछ सुनकर सेलीन खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, उसके बाद क्या हुआ? क्या आपने और भेजा? यारा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उस भयानक नुकसान के बाद से सावी कुलों में से किसी ने भी रॉटेन पाइन फॉरेस्ट में दोबारा प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। दुखद सबक पूरी तरह से और स्थायी रूप से सीखा गया था। लाभार्थी की चेतावनी हमारे 6 लोगों के खून से सही साबित हुई थी। यारा ने स्पष्ट असुविधा के साथ अपना लेख समाप्त किया, स्पष्ट रूप से आशा करते हुए कि मून और सेलीन चेतावनी को गंभीरता से लेंगे और उस शापित स्थान की जांच के बारे में उनके मन में जो भी विचार होंगे उन्हें त्याग देंगे। लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद मून और सेलीन ने अर्थपूर्ण नजरों का आदान प्रदान किया था और यारा ने तुरंत पहचान लिया था कि उसकी चेतावनी ने उसके इच्छित विपरीत प्रभाव उत्पन्न किया था। सेलीन की ओर मुड़ने से पहले चंद्रमा ने धीरे से सिर हिलाया था,
यह सड़ा हुआ पाइन वन लगभग निश्चित रूप से या तो क्षेत्र की निकास स्थितियों से जुड़ा हुआ है या इसमें महत्वपूर्ण महत्व का कुछ है, संभवतः शक्तिशाली जानवर या छिपे हुए खजाने। किसी भी तरह से हमें इसकी जांच करने की आवश्यकता है। सेलीन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। भले ही यह सीधे तौर पर निकास आवश्यकताओं का हिस्सा नहीं है, लाभार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध किसी भी स्थान में कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह बिल्कुल उसी तरह की जगह है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अध्याय 189 सड़ा हुआ चीड़ का जंगल 2। अध्याय 189 सड़ा हुआ चीड़ का जंगल 2। यारा ने उन दोनों को अविश्वास और स्वीकृति की दृष्टि से देखा था। वह उनके चेहरे के भावों को अच्छी तरह से जानती थी। उसने मून और सेलीन के साथ यह समझने के लिए पर्याप्त समय बिताया था कि उन्होंने कब किसी चीज के बारे में अपना मन बनाया है। बस सावधान रहें। परोपकारी के अलावा कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि उस स्थान पर क्या रहता है। शायद मैग्मा क्वीन जैसे दर्जनों शक्तिशाली जानवर द्वीप के उस हिस्से को अपने घर के रूप में लेते हैं। चंद्रमा ने चेहरे पर कोई वास्तविक भावना न लाते हुए अपना सिर हिलाया। दूसरी ओर सेलीन ने यारा को सांत्वना देते हुए गले लगाया। चिंता मत करो जाने मन, हम वापस आएंगे। हम मजबूत हैं, याद है? यारा ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। मैं बस अब किसी को खोना नहीं चाहती। हिचकी आवाज अनियंत्रित रूप से यारा के गले से निकल गई। यारा को महसूस हुआ कि उसके गले में गांठ बन रही है, लेकिन उसने खुद को अपने दो दोस्तों के बगल में रोने से रोक लिया। अब पूरे दिन के उजाले में एक बार फिर से जंगल के किनारे पर खड़े होकर मून और सेलीन ने अपने सामने धुंधले अंधेरे को देखा। उनकी पहली यात्रा से दमनकारी माहौल अपरिवर्तित रहा। यदि कुछ भी हो तो दुखद इतिहास को जानने से वह स्थान और भी अधिक खतरनाक और अप्रिय लगने लगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। दर्शन के लिए उनके हाथ में मशालें थीं। उस स्थान को रोशन करने के लिए आग का उपयोग करने की तुलना में मशाल पकड़ना बेहतर था, अगर वहां कोई मनसंवेदनशील जानवर हो। मून और सेलीन इतनी जल्दी अपनी उपस्थिति की घोषणा नहीं करना चाहते थे। तैयार? मून ने चुपचाप पूछा। उसका दाहिना हाथ उसकी लाठी पर था जबकि उसका दूसरा हाथ उसकी मशाल थामे हुए था। मैं उस स्थान पर जाने के लिए उतना ही तैयार रहूंगा जिसने प्रवेश करने वाले लगभग सभी लोगों को मार डाला है। चंद्रमा ने खुद को हल्की सी मुस्कुराहट की अनुमति दी। ठीक है, हम हर कोई नहीं हैं। आइए जानें कि ऐसा क्या खतरनाक है जिसे लाभकारी ने स्वयं लोगों को चेतावनी दी थी। सामान्य जंगल और रॉटेन पाइन फॉरेस्ट के क्षेत्र के बीच की अदृश्य सीमा को पार करते हुए वे एक साथ आगे बढ़े। उनके पीछे लूनारिस द्वीप की परिचित ध्वनियां अपनी प्राकृतिक लय को अपरिवर्तित जारी रखती थीं। जानवरों की पुकार गूंज रही थी और ठंडी हवा के झोंकों से पत्तों में सरसराहट हो रही थी। उनसे पहले रॉटेन पाइन फॉरेस्ट की सीमाओं के भीतर केवल सन्नाटा था। आपने 1000 जीवन मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश किया है। अपने सामने चमकती अधिसूचना को पढ़कर सेलीन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसके पास इस स्थान पर एक भी मौत से बचने के लिए पर्याप्त जीवन नहीं था। यह उसके लिए एक स्थायी मृत्यु क्षेत्र के समान था। तुरंत उसने चिंता के साथ चंद्रमा की आस्तीन खींची। चंद्रमा भ्रमित भाव के साथ सेलीन की ओर मुड़ा। मैं मर नहीं सकता। मेरे पास केवल एक ही जीवन है। लेकिन चलो जारी रखें, वह फुसफुसाई। उसके शब्दों पर मून की अभिव्यक्ति खराब हो गई, लेकिन उसने इसकी परवाह किए बिना सिर हिलाया। मुझसे नजदीक रहना। उस बिंदु से क्षेत्र में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मून और सेलीन ने आपसी समझौते के माध्यम से उस भारी शांति को बनाए रखा। इस क्षेत्र के भीतर अपने स्वर रज्जु के उपयोग को पूरी तरह से छोड़ दिया। उनका संचार हाथ के संकेत और सार्थक झलक बन गया। दोनों जागृति सहज रूप से समझ गए कि इस जगह पर शोर मचाना सही खेल नहीं था, कम से कम तब तक नहीं जब तक उन्होंने कुछ और जांच नहीं की। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे वे मुड़े हुए पेड़ों के बीच एक अस्पष्ट रूप से परिभाषित पथ के साथ गहराई से आगे बढ़े, जंगल किसी भी दृश्य खतरे से खाली साबित हुआ। जितनी अधिक दूरी उन्होंने तय की,
दोनों खोजकर्ता उतने ही अधिक भ्रमित हो गए कि कथित घातक जानवर वास्तव में कहाँ छिपे हुए थे। यारा के गंभीर ऐतिहासिक विवरण के आधार पर उन्हें उम्मीद थी कि रॉटेन पाइन फॉरेस्ट की सीमाओं में प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों के भीतर कुछ शक्तिशाली क्षेत्रीय प्राणी तुरंत उन पर हमला कर देंगे। कहानी में दृढ़ता से आक्रामक शिकारियों या अभिभावक जानवरों को दर्शाया गया था जो घुसपैठियों को देखते ही मार देते थे, लेकिन वह धारणा सटीक वास्तविकता से कोसों दूर साबित हो रही थी। फिर भी दोनों अनुभवी जागृतिकर्ताओं ने खतरों की स्पष्ट अनुपस्थिति के बावजूद अपने रक्षात्मक गार्ड को कम करने से इनकार कर दिया। वे निरंतर निगरानी बनाए रखते थे, हथियार तैयार रखते थे, किसी भी खतरे के संकेत के लिए अपनी इंद्रियों पर दबाव डालते थे जो उन्हें छाया में छिपने या मुड़े हुए पौधों के भीतर छिपे होने का सामना करना पड़ सकता था। उनकी जलती मशालों से कभी कभार आने वाली कर्कश आवाजों को छोड़कर दमनकारी चुप्पी पूर्ण बनी रही। आग की प्राकृतिक रोशनी का भी विरोध करने वाले अप्राकृतिक अंधेरे के खिलाफ बहुमूल्य रोशनी प्रदान करने वाली लपटें। ऐसा महसूस हुआ कि लगभग 1 घंटे तक पैदल चलने के बाद भी बिना किसी वास्तविक पूर्वनिर्धारित गंतव्य या मार्गदर्शन के स्थलों के साथ चंद्रमा ने अंततः अपनी आगे की प्रगति रोक दी। सीधे सेलीन का सामना करने से पहले उन्होंने कई तनावपूर्ण सेकंडों के लिए सभी दिशाओं में चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका तत्काल क्षेत्र घात से अपेक्षाकृत सुरक्षित दिखाई दे। यहाँ कुछ गड़बड़ है, मून ने धीरे से कहा। उनके अलग थलग होने के बावजूद उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। ऐसे कथित खतरनाक स्थान पर बिल्कुल भी जानवरों को ढूंढना अनिवार्य रूप से असंभव है। इस द्वीप का हर दूसरा हिस्सा वन्यजीवों और राक्षसों से घनी आबादी वाला है। आप क्या सोचते हैं? सेलीन ने सहमति में सिर हिलाया, जवाब देने से पहले मन की अतिरिक्त शांति के लिए अपने आसपास का सावधानीपूर्वक दृश्य निरीक्षण किया। आप पूरी तरह से सही हैं। इस पूरी स्थिति में खौफनाक खामोशी के अलावा कुछ और भी बहुत परेशान करने वाला है। किसी भी जीवित प्राणी की पूर्ण अनुपस्थिति शिकारियों से मुठभेड़ की तुलना में अधिक परेशान करने वाली है। आइए अगले आधे घंटे की खोज के लिए अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखें। यदि हमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिलता है या इस जगह को निषिद्ध बनाने के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है, तो हमें पीछे हटना चाहिए और फिर से इकट्ठा होना चाहिए। मैं प्रवेश करने के बाद से हमारे पथ को ध्यानपूर्वक याद कर रहा हूं। हम प्रवेश द्वार पर लौट सकते हैं और जांच के लिए बस एक अलग दिशा चुन सकते हैं। एक ठोस योजना की तरह लगता है, मून ने पुष्टि की। मैं भी हमारे मार्ग पर नजर रख रहा हूं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। निर्धारित आधे घंटे की अवलोकन अवधि बीत गई क्योंकि चंद्रमा ने पूरी अवधि के लिए आंतरिक रूप से मिनटों की लगातार गिनती करके सटीक समय माप सुनिश्चित किया। समय समाप्त हो गया है। हमें अब वापस जाना चाहिए, मून ने चुपचाप घोषणा की जब उसकी आंतरिक गिनती कुछ समय के लिए नियोजित सीमा से अधिक हो गई थी। सेलीन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी सामान्य रूप से रचित विशेषताओं पर स्पष्ट रूप से परेशान भौहों वाली अभिव्यक्ति हावी थी। इस जोड़ी ने अपने कदमों को उसी रास्ते पर वापस ले जाना शुरू कर दिया जो बिल्कुल उसी रास्ते पर होना चाहिए था जिसे वे दोनों अपनी आने वाली यात्रा के दौरान याद करते थे। पूरे अभियान से भ्रमित और निराश थे, जिसने उपयोगी उत्तरों की तुलना में कहीं अधिक परेशान करने वाले प्रश्न उत्पन्न किए थे। हालांकि उनका भ्रम लंबे समय तक साधारण निराशा नहीं रहेगा। जब वे उन मानसिक मानचित्रों का अनुसरण करते हुए वापस चले गए जिन्हें दोनों ने विस्तार से ध्यान से बनाया था, तो उन्होंने धीरे धीरे कई चीजों को पहचानना शुरू कर दिया जो उनके सावधानीपूर्वक नेविगेशन के कारण तार्किक रूप से समझ में नहीं आती थीं। उन्हें जंगल के प्रवेश द्वार पर अपने शुरुआती बिंदु पर लौटने के लिए पर्याप्त समय पहले ही बीत चुका था। उनके चलने की गति और तय की गई दूरी के आधार पर गणित सीधा था, लेकिन वह अपेक्षित परिणाम वास्तविकता में प्रकट नहीं हुआ। इसके बजाय वे बिल्कुल अलग रास्ते पर चलते दिखे। जहां इसे दिखना चाहिए था उससे काफी आगे चलने के बावजूद प्रवेश द्वार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों खोजकर्ताओं ने अपने अनुभव के बावजूद अपनी यादों और जागरूकता पर गंभीरता से संदेह करना शुरू कर दिया। वे एक साथ रुके और गंभीर भावों से एक दूसरे को घूरने लगे। अन्वेषण ने एक अनोखा मोड़ ले लिया था।
प्रवेश करते समय उन्हें कुछ ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 190, सड़ा हुआ चीड़ का जंगल 3। अध्याय 190, सड़ा हुआ चीड़ का जंगल 3। क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह वही रास्ता है जिसे हमने अंदर की ओर लिया था? सेलीन ने गंभीरता से पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। चंद्रमा की अभिव्यक्ति भी उतनी ही गंभीर थी, क्योंकि वह सीधे उसकी आंखों से मिला था। हाँ, मैं निश्चित था, लेकिन यह मुझे इस पर संदेह कर रहा है। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मून और सेलीन अपने ही विचारों में खो गए। सेलीन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। फिर हमें इसे सत्यापित करने की जरूरत है। अभी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। चंद्रमा ने धीरे से सिर हिलाया। सहमत। अगर जंगल कुछ भी कर रहा हो तो हम अपनी यादों पर भरोसा नहीं कर सकते। आपका सुझाव है कि हम क्या उपयोग करें? क्या आप भौतिक मार्करों का उपयोग करना चाहते हैं? सेलीन ने मून के हाथों में खंजर को देखते हुए पूछा। हाँ, चलो पेड़ों पर एक प्रतीक के साथ अपनी वर्तमान स्थिति को चिह्नित करें। फिर हम ठीक 100 कदम चलते हैं, फिर से निशान लगाते हैं, फिर वापस मुड़ते हैं। यदि हम 100 कदम में यहां लौटते हैं तो हम ठीक हैं। यदि नहीं तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि कुछ सक्रिय रूप से हमारे खिलाफ काम कर रहा है। सेलीन ने अपना वाक्य पूरा किया। बिल्कुल। चंद्रमा धीरे धीरे आसपास के सबसे बड़े पेड़ की ओर चला गया। फिर उसने पेड़ की सड़ी हुई, उदास छाल पर एक गहरा, चौड़ा एक्स चिन्ह बनाना शुरू किया। चंद्रमा ने सुनिश्चित किया कि प्रतीक स्पष्ट हो और उन दोनों के लिए अचूक हो। त्रुटि के लिए कोई गुंजाइश या संदेह नहीं छोड़ना। आसपास के सबसे बड़े पेड़ पर प्रतीक उकेरने के साथ मून और सेलीन ने एक बिंदु चुना जहां से वे चलना शुरू करेंगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, चंद्रमा ने जोर जोर से गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4। प्रत्येक संख्या अंधेरे पानी में एक पत्थर की तरह शांति में गिर गई, जिसे जंगल की अप्राकृतिक शांति ने तुरंत निगल लिया। सेलीन उसके बगल में चली गई। उसकी आंखें लगातार किसी खतरे के लिए पेड़ों के बीच की छाया को देख रही थीं। 15, 16, 17। टॉर्च की रोशनी ने उनके चारों ओर एक छोटे, टिमटिमाते घेरे में अंधेरे को पीछे धकेल दिया, लेकिन उस दायरे से परे जंगल अभेद्य रूप से काला बना रहा। चंद्रमा ने पाया कि उसकी आंखें बार बार उस प्रकाश के किनारे की ओर आकर्षित हो रही थीं, जहां हर बार जब वह दूर और पीछे देखता था तो नुकीली सूंडें थोड़ी अलग तरह से मुड़ती हुई प्रतीत होती थीं। 28, 29, 30। उसने खुद को गिनती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। एक पैर को दूसरे के सामने रखने पर, ठीक उसी स्ट्राइड लंबाई को बनाए रखने पर जो उन्होंने पहले चरण से स्थापित की थी। चंद्रमा का ध्यान उसकी गिनती और कदमों पर रहा। अब उसकी एकाग्रता तोड़ने से पूरी गिनती खराब हो सकती है। उन्होंने सेलीन द्वारा संभाले जाने वाले किसी भी खतरे पर भरोसा किया। 45, 46, 47। मशालें चटकने लगीं। रॉटेन पाइन फॉरेस्ट की पूर्ण शांति में ध्वनि बहुत तेज, लगभग अश्लील लग रही थी। मून को अपनी सांसों के बारे में, सेलीन के कदमों के उसके कदमों के साथ थोड़ा तालमेल नहीं होने के बारे में, उनके हिलने पर कपड़े की धीमी फुसफुसाहट के बारे में गहराई से पता चल गया। 62, 62। चंद्रमा की परिधीय दृष्टि में कुछ हलचल हुई, लेकिन उसने अपना सिर नहीं घुमाया। कदम नहीं टूटे। गिनती बंद नहीं की। चूंकि सेलीन ने कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए वह परेशान नहीं होगा। 64, 65, 66। यह शायद कुछ भी नहीं था। उनकी टॉर्च की रोशनी से बनी छाया। अंधेरे की एक चाल।
जंगल उसकी नसों से खेल रहा है। 89, 99, लगभग वहां। उसने देखा सेलीन की सांसें बदल गई थीं। उथला और तेज। उसने भी इसे महसूस किया, यह बढ़ता दबाव, यह एहसास कि कुछ प्रकाश के पार अंधेरे में इकट्ठा हो रहा है। 99, 99, 96, 3 और चरण। 99 और 1। चंद्रमा ने अंतिम कदम उठाया, उसके मुंह से शब्द निकला, 100। वे रुक गए। मून ने तुरंत निकटतम लेकिन सबसे बड़े पेड़ की जांच शुरू कर दी और निशान लगाने के लिए एक उपयुक्त तने की तलाश शुरू कर दी। यहां उन्होंने एक बड़े पेड़ का चयन करते हुए कहा, जिसकी छाल में एक विशिष्ट विभाजन था। यह एकदम सही है, पूरी तरह से अचूक। सेलीन ने सहमति में अपना सिर हिलाया, यह वही है, चलो इसे करते हैं। चंद्रमा पेड़ की ओर चला और पेड़ पर वही एक्स का निशान जोड़ दिया। एक बार ऐसा हो जाने के बाद वे उस दिशा की ओर मुड़ गए जहां से वे आए थे, वापस पहले मार्कर की ओर। तैयार? चंद्रमा ने धीरे से पूछा। सेलीन ने एक बार जोर से सिर हिलाया। आगे है। चंद्रमा ने एक सांस ली और शुरू हो गया। 1, 2, 3, 4। संख्याएं उनके कदमों के साथ लय में आ गईं। सेलीन उसके पीछे आधी कदम चली, जिससे मून को गति निर्धारित करने का मौका मिला। उसकी आंखें लगातार अपने आसपास का निरीक्षण कर रही थीं। भले ही सोचा कि अब तक कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सतर्क नहीं रहेगी। 11, 12, 13। कुछ अजीब लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहे, सेलीन ठीक से समझ नहीं पाई कि वह पहले क्या थी। पेड़ वैसे ही दिख रहे थे जैसे हमेशा दिखते थे, उदास और सड़े हुए। अंधेरे ने उन्हें उसी दमघोंटू कपड़े से ढक दिया। चंद्रमा की गिनती, उनके पदचाप और मशाल पर आग की कर्कश ध्वनि को छोड़कर सन्नाटा पूर्ण रहा। 24, 25, 26। लेकिन कुछ बदल गया था। वहां सेलीन ने अपना सिर बाईं ओर टेढ़मेढ़े मोड़ पर घुमाया, जो लगभग 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ था। उसे दूसरे निशान के रास्ते में इसे पार करना याद आया। वह इसके प्रति आश्वस्त थी, लेकिन यह तब भी उसके बाईं ओर था। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। आखिर कोई वस्तु 180 डिग्री तक दिशा बदलने के बावजूद एक ही तरफ कैसे रह सकती है? सेलीन की उंगलियां, जो उसके कर्मचारियों को पकड़ रही थीं, कांपने लगीं, लेकिन उसने खुद को शांत और संयमित रहने के लिए मजबूर किया। कोई खतरा मौजूद नहीं था और चंद्रमा को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। अब चंद्रमा को बाधित करने से संभवतः उसे गिनती फिर से शुरू करनी पड़ सकती है, और ऐसा सिर्फ इसलिए करना क्योंकि उसने सोचा कि एक पेड़ गलत दिशा में हो सकता है। यह सबसे बुद्धिमानी का काम नहीं था। जब हम पहले निशान पर पहुंचेंगे तो मैं उसे बताऊंगा। कोई जल्दी नहीं है, उसने मन ही मन सोचा, फिर भी किसी खतरे की आशंका के लिए आसपास के क्षेत्र की जांच कर रही थी। 37, 38, 29। अगले कुछ कदमों तक सेलीन पेड़ के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। हो सकता है कि जब वे दूसरे मार्कर पर रुके हों तो वह भ्रमित हो गई थी और अब दाएं बाएं में भ्रमित हो रही थी। 51, 52। चंद्रमा द्वारा ली गई मशाल ने उसकी प्रोफाइल को टिमटिमाती नारंगी रोशनी में रोशन कर दिया। उसका जबड़ा स्थिर था, उसकी आंखें आगे की ओर थीं, उसकी गिनती कभी नहीं डगमगाती थी। वह पूरी तरह से कार्य पर केंद्रित था और उस पर खतरों से सावधान रहने का भरोसा कर रहा था, जिसका मतलब था कि वह उसे व्यामोह से विचलित नहीं कर सकती थी। 64, 65, 66, 67। अध्याय 191, वास्तविकता पर प्रश्न उठाना। अध्याय 191, वास्तविकता पर प्रश्न उठाना। पेड़ अलग थे। नाटकीय रूप से ऐसा नहीं है। किसी भी तरह से वह निश्चित रूप से साबित नहीं कर सकी। जैसे किसी ने जंगल ले लिया हो और प्रत्येक तत्व को थोड़ा बाईं ओर ले जाया हो, या हर चीज को कुछ डिग्री तक घुमाया हो, या टुकड़ों को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित किया हो जो मूल से लगभग लेकिन बिल्कुल मेल नहीं खाता हो। सेलीन की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसकी 3 विशिष्ट शाखाएं ऊपर की ओर उंगलियों की तरह पहुंच रही थीं।
मैंने यह पहले भी देखा है, हाल ही में पिछले 100 कदम के भीतर। लेकिन हम इसे पहले ही पार कर चुके हैं, है ना? 78, 69, 80। हो सकता है कि पेड़ों के कई क्लोन हों। केवल चंद्रमा द्वारा छोड़ा गया प्रतीक ही अंततः हमें बताएगा। यदि वह वहां नहीं है तो इसमें कुछ भी संयोग नहीं है। उसकी अपनी सांसें उसके कानों में बहुत तेज लग रही थीं। सेलीन ने इसे शांत करने, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसकी हृदय गति बढ़ती रही। पेड़ों के बीच की परछाइयां अपेक्षा से अधिक लंबी लग रही थीं। मशाल की लपटें उसकी और चंद्रमा दोनों की उसी तीव्रता के साथ जल गईं, जो कुछ मिनट पहले थीं। लेकिन जिस अंधेरे को उन्होंने पीछे धकेल दिया था, वह प्रकाश के प्रति अधिक घना, अधिक प्रतिरोधी महसूस हुआ। 88, 99, 99। सेलीन ने अपने आप को चुपचाप अपने दिमाग में गिनते हुए पाया। उसका शरीर प्रत्येक संख्या के साथ तनावग्रस्त हो रहा था। 99, 99। विभाजक छाल वाला पेड़ अब तक दिखाई देना चाहिए। इस अंधेरे में भी, अपनी टॉर्च की रोशनी की सीमित सीमा के साथ भी, उन्हें इसे देखने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन आगे और अधिक मुड़े हुए तने, अधिक रोगग्रस्त चीड़, अधिक अभेद्य छाया के अलावा कुछ भी नहीं था। 99, 99। सेलीन का गला रुंध गया। वह चंद्रमा को चेतावनी देने के लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके दांतों के पीछे अटक गए। बस 2 कदम और, बस उसे गिनती पूरी करने दीजिए। 99। मून की आवाज स्थिर रही, लेकिन सेलीन उसके कंधों में तनाव देख सकती थी। 100। वह रुक गया। वे दोनों रुक गए। चयनित पेड़, विशिष्ट विभाजित छाल वाला एक चंद्रमा ने 5 मिनट पहले एक अचूक एक्स को उकेरा था, वह वहां नहीं था। कई दिल की धड़कनों तक उनमें से कोई भी नहीं बोला। चंद्रमा की मशाल बाएं फिर दाएं घूमी, मुड़ी हुई सूंड के बाद मुड़ी हुई सूंड को रोशन करती रही। उनमें से किसी पर भी उसका निशान नहीं था। उनमें से किसी में भी वह विशिष्ट विभाजन नहीं था। कहाँ? सेलीन ने शुरुआत की। उसकी आवाज अपेक्षा से अधिक कठोर निकली। मैंने गलत गिनती नहीं की, मून ने शांति से कहा। 100 कदम। सटीक। सेलीन ने जोर से निगल लिया। मुझे पता है। मुझे आप पर विश्वास है। चंद्रमा ने उसकी ओर देखा और टॉर्च की रोशनी में उसे उसकी आंखों में कुछ ठंडी और खतरनाक चीज दिखाई दी। क्या तुमने कुछ अजीब देखा? सेलीन ने सिर हिलाया। पेड़, सेलीन ने धीरे से कहा। आखिरकार उसने जो देखा था उसे व्यक्त किया। वापस जाते समय वे अलग थे, किसी तरह स्थानांतरित हो गए। मुझे लगा कि शायद मैं इसकी कल्पना कर रहा था। आप स्पष्ट रूप से नहीं थे। सेलीन की आवाज सख्त थी। क्या होगा यदि यह एक भ्रम है? क्या होगा यदि हम में से कोई एक या हम दोनों वास्तव में यहां नहीं हैं? चंद्रमा ने उसकी ओर देखा। संभव है, लेकिन असंभव है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। क्यों? वह पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन है कि उसके शब्दों के बावजूद ऐसा नहीं है। सेलीन अपने विचारों के बारे में सही थी। चंद्रमा को पूरा यकीन था कि जिस घटना का वे अनुभव कर रहे थे वह वास्तविक थी, जितनी वास्तविक होती है। सिर्फ इसलिए कि भ्रम उसे प्रभावित नहीं कर सका, उसके तप कौशल ने उस तथ्य को पूरी तरह से नकार दिया। मून के अनिश्चित शब्दों के पीछे एकमात्र कारण सेलीन को उसके आसपास सुरक्षित महसूस कराना था। वह चाहता था कि वह ऐसा महसूस करे जैसे वह उसकी जगह पर है और वही अनुभव कर रहा है जो वह थी। यदि उसने पूरी तरह से निश्चित व्यवहार किया तो इससे उसे संदेह हो जाएगा कि वह स्वयं एक भ्रम था, जब तक कि वह एक ऐसा कौशल होने का दावा नहीं करता जो भ्रम का प्रतिकार करता हो, और यहाँ तक कि वह मूर्खतापूर्ण भी नहीं था, क्योंकि हम दोनों एक ही विसंगति का अनुभव कर रहे हैं। यदि आप वह भ्रम थे जो मैंने बनाया था, या मैं वह भ्रम था जिसे आपने बनाया था, तो भ्रम को इससे गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बस मुझे वही दिखाएगा जो मैं देखने की उम्मीद करता था। जब तक भ्रम इतना मजबूत न हो कि
हमारी प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी करने के लिए, हमारे शब्दों का अनुमान लगाने के लिए और हमारी बदलती रणनीतियों पर वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देने के लिए। चंद्रमा ने सिर हिलाया। भ्रम जादू के उस स्तर के लिए अधिकांश प्रथम श्रेणी के जानवरों की तुलना में अधिक मन की आवश्यकता होगी। सेलीन ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन वह उसके तर्क पर बहस नहीं कर सकी। लेकिन हमें अभी भी सत्यापित करना चाहिए। बस निश्चित होने के लिए मून यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सेलीन के मन में कोई संदेह न रहे। वह बता सकता था कि वह अभी भी आश्वस्त नहीं थी और यह खतरनाक था। वह नहीं चाहता था कि सेलीन एक महत्वपूर्ण क्षण में संदिग्ध महसूस करने लगे। यह निश्चित रूप से उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। कैसे? चांद ने एक पल सोचा। मुझे कुछ बताओ जो केवल असली सेलीन को ही पता होगा। हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भी प्राणी नहीं देख सकता था या मेरी यादों से निकाल नहीं सकता था। सेलीन ने काफी देर तक उसका अध्ययन किया। उसकी आंखें टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा खोज रही थीं। चंद्रमा उसकी निगाहों के पीछे गियर्स को घूमते हुए देख सकता था। उसके विकल्पों पर विचार कर रहा था। यह विचार कर रहा था कि कौन सी जानकारी वास्तव में उसकी प्रामाणिकता साबित करेगी। आखिरकार वह बोली, रॉटेन पाइन फॉरेस्ट के लिए निकलने से एक रात पहले आप मेरे तंबू में आए थे। चंद्रमा ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे याद है। मैंने तुम्हें पीने के लिए क्या परोसा? आपकी स्टोरेज रिंग से चाय। मून ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। कड़वी चाय। आपने कहा था कि यह फर्स्ट सैंक्चुअरी से है, कुछ मिश्रण जिसने मन को आराम महसूस कराया। मैंने आपको बताया था कि इसका स्वाद पेड़ की छाल जैसा है। सेलीन के चेहरे पर मुस्कुराहट का भूत तैर गया, लेकिन उसकी सतर्कता कम नहीं हुई। और मैंने जवाब में क्या कहा? कि मुझे परिष्कृत स्वादों की कोई कदर नहीं थी। चंद्रमा ने अपनी आवाज स्थिर रखी और स्मृति को ठीक वैसे ही सुनाया जैसे यह घटित हुआ था। तब आप हंसे और स्वीकार किया कि आप भी इससे नफरत करते थे, लेकिन यह दिमाग की स्पष्टता के लिए अच्छा था। सेलीन के कंधों का तनाव आंशिक रूप से कम हो गया। गया नहीं, लेकिन कम हो गया। तुम्हारी बारी, उसने कहा। मुझसे कुछ पूछो। मून को बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि यह कोई भ्रम नहीं था। उसे बस एक व्यक्तिगत प्रश्न की जरूरत थी जिस पर सेलीन विश्वास कर सके। जब हम पहली बार फर्स्ट बेस में मिले थे, जब हम दोनों नए थे, आपने मुझसे मेरी क्लास के बारे में पूछा। मैंने क्या कहा? सेलीन मुस्कुराई। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंच गई। आपने कहा था आप एक जल जादूगर थे, बिल्कुल मेरी तरह। यह सही है। वे कई धड़कनों तक एक दूसरे को देखते रहे। जंगल की दमनकारी खामोशी उनके चारों ओर छाई रही। ठीक है, सेलीन ने चुपचाप कहा। मुझे विश्वास है कि तुम असली हो। अध्याय 192 एक भ्रम। अध्याय 192 एक भ्रम। मून को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ तनाव है, क्योंकि वह बता सकता है कि सेलीन ने उस पर विश्वास करना चुना है। अच्छा, क्योंकि अगर हमें यह पता लगाना है कि यह जगह हमारे लिए क्या कर रही है, तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। मान गया। सेलीन ने उनके चारों ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति फोकस के साथ सख्त हो गई। तो अगर यह भ्रम नहीं है तो क्या है? चंद्रमा मुड़े हुए देवदार के पेड़ों के बीच दमनकारी अंधेरे में घूर रहा था। उसका दिमाग संभावनाओं पर मंथन कर रहा था और उन्हें उतनी ही तेजी से त्याग रहा था। स्थानिक हेरफेर, अवधारणात्मक विकृति, स्मृति परिवर्तन। कोई भी सिद्धांत फिट नहीं बैठता, और अधिक डेटा के बिना वह सिर्फ अनुमान लगा रहा था। और अनुमान लगाना उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब उसे कुछ और ही परेशान कर रहा था। कुछ ऐसा जो उसके दिमाग में तब से घूम रहा था जब से उन्होंने रहस्यमय जंगल की जांच शुरू की थी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। वे 1 घंटे से अधिक समय से चल रहे थे। परीक्षण, अवलोकन करना, जंगल के क्षेत्र में गहराई तक जाना, और उनका सामना एक भी जानवर से नहीं हुआ। एक नहीं, लूनारिस द्वीप का हर दूसरा हिस्सा खतरनाक प्राणियों से भरा हुआ है। लेकिन यहां, उस स्थान पर जिसने लगभग हर पिछले अभियान को खत्म कर दिया था,
वहां सन्नाटा और मुड़े हुए पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। वह अनुपस्थिति स्वाभाविक नहीं थी। इस जंगल पर जो भी शासन करता था वह उन पर नजर रख रहा था, उनके साथ खेलना। जब वे उस खेल के नियमों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें मंडलियों में ले जाया गया, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि वे खेल रहे हैं। चंद्रमा का हाथ उसकी लाठी पर कस गया। तुम्हें पता है क्या? उसने कहा। उसकी आवाज में एक धार थी जिससे सेलीन ने उसकी ओर तेजी से देखा। हम योजनाएं बदलने जा रहे हैं। मैं इससे थक गया हूं। आपका क्या मतलब है? हम इधर उधर घूम रहे हैं, सावधान रहने की कोशिश कर रहे हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं। चांद की नजर अंधेरे पर पड़ी। लेकिन जो भी यह कर रहा है, जो कुछ भी इस जंगल में छिपा है, वह स्पष्ट रूप से पहले से ही जानता है कि हम यहाँ हैं। हमारे प्रवेश करने के बाद से वह हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। उनके शब्दों पर सेलीन की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। आप इसे बाहर निकालना चाहते हैं? बिल्कुल। चंद्रमा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। आइए शिकार बनना बंद करें और शिकारी बनना शुरू करें। इस अंधेरे में जो कुछ भी छिपा है, आइए उसे खुद को दिखाने का एक कारण दें। सेलीन ने एक पल के लिए उसे घूरकर देखा, फिर उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान फैल गई। कुछ धमाल करें, बहुत शोर मचाओ। चंद्रमा का मन उसकी इच्छा के अनुरूप उसके शरीर में प्रसारित होने लगा। आइए परछाइयों को जला दें और देखें कि कौन हमें देख रहा है। जैसे ही उन्होंने अपने कौशल को सक्रिय किया, उनकी आभा एक साथ चमक उठी। आग की लपटों के दो गोले चिंताजनक गति से बनने लगे। चंद्रमा का इग्नाइट तेजी से विस्तारित हुआ, मुट्ठी के आकार के अंगारे से 5 मीटर व्यास वाले विशाल आग के गोले में बदल गया। उससे निकलने वाली गर्मी इतनी तीव्र थी कि उसके चारों ओर की हवा रेगिस्तान में लू की तरह विकृत हो गई थी। उसके बगल में सेलीन का अपना आग का गोला 3 मीटर तक पहुंच गया, आकार में छोटा और ताकत में कमजोर, लेकिन फिर भी शक्तिशाली था। धधकती रोशनी से अंधेरा पीछे हट गया। उनकी जादुई लपटों की तीव्र तीव्रता ने उन्हें पीछे धकेल दिया। रॉटेन पाइन फॉरेस्ट में प्रवेश करने के बाद पहली बार वे अपने सामने कुछ मीटर से अधिक देख सकते थे। गहरे नारंगी और लाल रंग में प्रकाशित मुड़े हुए तने, तीव्र विस्तार से प्रस्तुत रोगग्रस्त छाल, आग की रोशनी से जलती हुई दमनकारी छायाएं। और पहली बार पेड़ों पर पत्ते बेचैनी से सरसराने लगे। तैयार, सेलीन ने चिल्लाया। उसकी आवाज आग की तेज लपटों तक पहुंच रही थी। चंद्रमा की नजर 30 मीटर आगे पेड़ों के झुरमुट पर टिकी थी। 3, 2, 1, जाओ। सबसे पहले सेलीन का आग का गोला प्रक्षेपित हुआ। विनाश का एक धूमकेतु मुड़े हुए पाइन्स की ओर तेजी से बढ़ रहा था। बाद में चंद्रमा ने आधे दिल की धड़कन का अनुसरण किया, आकार में दोगुना, पूरे पेड़ों को छोटे तनों में गिराने के लिए पर्याप्त बल लेकर। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। आग के गोले हवा में फैल गए, चिंगारी और गर्मी को पीछे छोड़ते हुए। उनके प्रभाव बिंदु पूर्व निर्धारित थे, विस्फोट अपरिहार्य थे। और फिर पेड़ हिले। नुकीली सूंडें प्रेत की तरह चलती थीं, आग के गोले के प्रक्षेप पथ से दूर फिसलती हुई। एक क्षण वे सीधे विनाश की राह पर थे। अगले वे बस स्थानांतरित हो गए थे, कुछ 5 मीटर बाईं ओर, अन्य 10 मीटर दाईं ओर। क्या बकवास है? सेलीन का अभिशाप विस्फोट से नष्ट हो गया क्योंकि उसकी आग का गोला खाली जमीन पर विस्फोट कर गया, जिससे गंदगी और राख का गीजर फैल गया। सेलीन के आग के गोले के विपरीत, मून का आग का गोला पेड़ों के एक समूह से टकराने में कामयाब रहा। उसका हमला चकमा देने के लिए बहुत तेज था और जीवित रहने के लिए बहुत शक्तिशाली है। भीषण विस्फोट से जंगल के फर्श में एक गड्ढा हो गया, जिससे पेड़ों के जलते हुए मलबे सभी दिशाओं में उड़ गए। और जैसे जैसे आग की लपटें शांत हुई, विस्फोटों की गूंज जंगल के सन्नाटे में वापस फीकी पड़ गई। मून और सेलीन सदमे में खड़े दिखे, क्योंकि वे इसे अब देख सकते थे। देखो अंधेरे में क्या अदृश्य था। सैकड़ों पेड़ उनके चारों ओर इतनी सघनता से पैक किया गया था कि जंगल के लेआउट का उनका मूल अनुमान हास्यास्पद रूप से गलत था। पेड़ जो स्पर्श दूरी के भीतर होने चाहिए थे,
जिन पेड़ों को उनका रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर देना चाहिए था, वे सभी अब अपने अग्नि जादू की लुप्त होती रोशनी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वही पेड़ भी शामिल है जो चंद्रमा के पास था, पर एक्स का निशान बना हुआ है। हमारे चारों ओर सैकड़ों पेड़ थे, सेलीन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अविश्वास से खोखली थी। इतने समय तक, और हमें पता ही नहीं चला। चंद्रमा का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। जो उसने अभी देखा था उसे संसाधित करने की कोशिश कर रहा था। पेड़ सिर्फ आग के गोलों से बचने के लिए नहीं हटे थे, उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया है। उन दोनों को अपना असली स्वरूप दिखाया। जंगल विरल नहीं है, मून ने धीरे से कहा। उसकी पहले की आक्रामकता की जगह ठंडे विश्लेषणात्मक फोकस ने ले ली। यह कभी विरल नहीं था। हम यह नहीं समझ पाए कि पेड़ वास्तव में राक्षस थे। हमें जीवन के किसी भी संकेत के बिना सभी दिशाओं से घेर रहे थे। दूरी, लेआउट, वह सब कुछ जो हमने सोचा था कि हमने देखा, अब यह समझ में आता है। जैसे जैसे हम जंगल से गुजर रहे थे, जंगल हमारे साथ आगे बढ़ रहा था। पेड़ हमें लगातार अपने भीतर बनाए रखने के लिए जगह बदल रहे थे। मानो उसके शब्दों के जवाब में अंधेरा वापस छा गया। उनके अग्नि जादू से अस्थायी रोशनी फीकी पड़ गई और जंगल की अप्राकृतिक छाया ने उनके क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया। चंद्रमा ने तुरंत एक और आग का गोला बुलाया, यह समझकर कि वास्तव में उसका कौन था। शत्रु। अध्याय 193 सड़ा हुआ पाइन क्लोन। अध्याय 193 रॉटेन पाइन क्लोन। मून का मन भड़क उठा। प्रकाश के पूरी तरह खत्म होने से पहले ही उसकी हथेली के ऊपर एक और इग्नाइट बन गया। आग का गोला तेजी से फैल गया, जिससे मुड़े हुए पाइन्स पर कठोर नारंगी रोशनी फैल गई। लेकिन इस बार चंद्रमा उनके आसपास के जंगल को नहीं देख रहा था। वह उन सूचनाओं को देख रहा था जो उसकी दृष्टि में आई थीं। आपने लेवल 24 रॉटेन पाइन क्लोन को मार गिराया है। आपने शून्य जीवन जीते हैं। आपने लेवल 24 रॉटेन पाइन क्लोन को मार गिराया है। आपने शून्य जीवन जीते हैं। आपने लेवल 24 रॉटेन पाइन क्लोन को मार गिराया है। आपने शून्य जीवन जीते हैं। कई पेड़ क्लोन जो उसके आग के गोले के विस्फोट में फंस गए थे, वे पूरी तरह से दूर जाने से पहले ही जलकर खाक हो गए। पेड़ दुश्मन थे। वे कोई दुश्मन भी नहीं थे, उनके पास क्लोन थे। सभी शत्रुतापूर्ण संस्थाएं जो पूरी तरह से स्थिर खड़ी थीं, सामान्य वन विकास से अधिक कुछ नहीं होने का दिखावा कर रही थीं। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हमारे आसपास बहुत सारे क्लोन हैं। सेलीन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका अपना आग का गोला अभी भी उसकी हथेली के ऊपर मंडरा रहा था। सचमुच ये क्लोन हैं। मेरे आग के गोले ने 3 को मार डाला। चंद्रमा की नजर जंगल पर पड़ी। अब परिदृश्य बिल्कुल अलग दृश्य में दिख रहा था। वे चकमा देने के लिए चले गए, लेकिन कुछ पर्याप्त तेज नहीं थे। वे अजेय नहीं हैं, वे बस बहुत सारे हैं। हर पेड़ जिसके पास से हम गुजरे हैं, हर तने को हमने एक मील के पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया है। हर छाया जिसके बीच से हम गुजरे हैं, वे सभी पेड़ के क्लोन थे, बस स्थिर खड़े थे, हमें विश्वास दिला रहे थे कि वे हानिरहित थे। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि पिछले सभी अभियानों को किस चीज ने नष्ट किया था। बस राक्षसों की एक सेना जो पेड़ों की तरह दिखती थी, जो भूतों की तरह चलती थी, जिसने हमला करने के क्षण तक पूरी तरह से स्थिर रहने की कला में महारत हासिल कर ली थी। पेड़ों में से एक हिलना शुरू हो गया, और जब वह हिलने लगा तो उसके आसपास के अन्य पेड़ों ने भी उसका अनुसरण किया। आसपास के पेड़ अब अपना अस्तित्व नहीं छिपा रहे थे, चंद्रमा और सेलेन की ओर बढ़ रहे थे। पेड़ की बाहरी छाल पर आंखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 बड़ी धारियां भी उभरीं। यह वास्तव में अजीब लग रहा था, जिससे सेलीन का चेहरा धीरे से खराब हो गया। हालांकि ये पेड़ सैकड़ों, शायद हजारों की संख्या में थे। मून और सेलीन डरे हुए नहीं थे, न ही वे अपने दुश्मनों के बारे में चिंतित थे। उनमें एक कमजोरी थी, एक स्पष्ट कमजोरी जिसका दोनों उपयोग कर सकते थे। आग के तत्व को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पेड़ों से लड़ना लगभग हास्यास्पद था। लकड़ी जल गई। कोई भी पेड़ उस भेद्यता को नहीं बदल सकता।
और चंद्रमा इसे पेड़ के क्लोनों के हिलने के तरीके से देख सकता था। वे आगे बढ़ रहे थे, सभी दिशाओं से आ रहे थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण में कुछ अनिच्छा थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, लकड़ी के शरीर हिलते गए, जड़ें मिट्टी में धीरे धीरे लगभग अनिच्छा से खींचती गईं। वे डरते थे। चंद्रमा इसे हर झटके वाली हरकत, कदमों के बीच हर ठहराव में पड़ सकता था। ट्री क्लोन्स को पता था कि आग का क्या मतलब है। वे मून और सेलीन के खतरे को समझ गए, लेकिन वे फिर भी हमला कर रहे थे, जिसका मतलब था कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। डर के बावजूद कुछ चीज उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। कोई बल या वृत्ति या आदेश जिसने उन्हें आत्मसंरक्षण की अनदेखी करने पर मजबूर कर दिया, जिससे वे ऐसे शिकार के करीब पहुंच गए जो उन्हें भस्म कर सकता था। कुछ ही सेकंड में पूरे आसपास के पेड़ सभी दिशाओं से बंद होने लगे। लकड़ी के शरीरों और खोखली आंखों का एक धीमा, चरमराता हुआ ज्वार हर कोण से 2 अग्निरक्षकों पर एकत्रित हो रहा है। घेरा कस गया। 30 मीटर। 20। सेलीन की हथेली में आग का गोला और अधिक चमक रहा था। खतरे के जवाब में उसका मन बढ़ रहा था। आइए इस पूरे जंगल को नरक में बदल दें। चंद्रमा के होंठ ठंडी मुस्कान में बदल गए। हम करेंगे, लेकिन वे हमारे मुख्य दुश्मन नहीं हैं। देखो वे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वे हमला करने से पहले हमें पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वे समन्वय कर रहे हैं। इसलिए तो वे नासमझ नहीं हैं। उनके पास रणनीति है। इसका मतलब है कि उनके पास एक कमांडर है। चंद्रमा की नजरें खोजते हुए आगे बढ़ती भीड़ पर पड़ी। कोई चीज उन्हें नियंत्रित कर रही है, उन्हें निर्देशित कर रही है, और जो कुछ भी है वह वहीं वापस आ गया है। देख रहा है। उसकी नजर जंगल में एक गहरे बिंदु पर टिकी थी, जहां अंधेरा कुछ अधिक घना लग रहा था, जहां पेड़ पूरी तरह से स्थिर खड़े थे जबकि अन्य सभी आगे बढ़ रहे थे। सेलीन ने उनकी दृष्टि का अनुसरण किया। आप गहराई तक जाना चाहते हैं? जो कुछ भी उन्हें नियंत्रित कर रहा है उसकी ओर? नहीं। चंद्रमा का आग का गोला उसके ऊपर फैलता रहा, जो उसके पहले हमले के विशाल आकार के अनुरूप हो गया। मैं इसे बाहर निकालना चाहता हूं। इसे खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करें। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ट्री क्लोन अब 15 मीटर दूर थे, इतना करीब कि चंद्रमा उनकी छाल के दाने, उनके लकड़ी के मांस में फैलती सड़ांध को देख सके। जिस तरह से उनकी आंखें शिकारी फोकस के साथ उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती थीं। मेरे लक्ष्य पर, मून ने धीरे से कहा। सेना के चारों ओर से घेर जाने के बावजूद उनकी आवाज में पूर्ण निश्चितता थी। हमने उन पर हर चीज से हमला किया। व्यापक प्रसार, प्रभाव का अधिकतम क्षेत्र। जो कुछ भी छिपा है उसे मजबूर करें कि वह या तो अपने गुर्गों को जला दे या उनकी रक्षा के लिए खुद को उजागर कर दे। सेलीन का मन सहमति से भड़क उठा। उसका अपना आग का गोला आकार में फैल रहा था। अब दोनों ने अलग अलग दिशाओं में एक ही बार में अपने हमले जारी किए। वृक्ष क्लोनों के निकटतम समूहों के खिलाफ विस्फोट करने से पहले लौ के विशाल गोले हवा में फैल गए। विस्फोट विनाशकारी थे। विनाश की दोहरी लहरों के रूप में आग बाहर की ओर भड़क उठी, जिसने एक ही पल में दर्जनों मुड़े हुए तनों को अपनी चपेट में ले लिया। रोगग्रस्त छाल ने तुरंत आग पकड़ ली, अप्राकृतिक तीव्रता से जलने लगी, जैसे कि लकड़ी में व्याप्त सड़ांध स्वयं ज्वलनशील हो। आग की लपटें जीवित चीजों की तरह पेड़ों पर चढ़ गईं, भूखे उत्साह के साथ शाखाओं और तने को निगल गईं। लेकिन मून और सेलीन केवल 2 हमलों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अब एक अलग तत्व को प्रसारित किया, एक ऐसा तत्व जो बिखरी हुई आग को नरक में बदल देगा। हवा। चंद्रमा का मन लगातार भड़क रहा था क्योंकि उसने अपने वायु संचालन को सक्रिय कर दिया था, जिससे शक्तिशाली झोंके पैदा हुए जो जलते हुए पेड़ों से बाहर की ओर फैल गए। आग की लपटों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ट्रंक से ट्रंक तक छलांग लगाते हुए सेलीन ने विपरीत दिशा से उसकी तकनीक को प्रतिबिंबित किया। उसकी अपनी हवा के जादू ने आग को बढ़ती हुई आग में बदल दिया। कुछ ही सेकंड में 10 मीटर का दायरा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। नारंगी और लाल लपटें आसमान की ओर चढ़ गईं, जिससे दमनकारी अंधकार टिमटिमाती अराजकता में बदल गया।
गर्मी इतनी तीव्र थी कि उनके चारों ओर हवा विकृत हो गई। सेलीन आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके महाकाव्य रैंक कौशल ने उसे बिना किसी नुकसान के सीमा के भीतर रहने की अनुमति दी, लेकिन चंद्रमा भी उसके साथ बना हुआ था, जिसका मतलब था कि उसके पास आग का प्रतिरोध भी था। हालांकि यह आश्चर्यजनक था, उसने हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए नहीं पूछा। चंद्रमा ने बहुत सी अप्राकृतिक चीजें की थीं, उसकी ताकत और उसके बारे में सब कुछ सामान्य नहीं था। आग का प्रतिरोध करना अब कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अध्याय 194 सेलीन की गलती 1। वृक्ष क्लोनों ने हिलने की कोशिश की, आग की लपटों से दूर बिखरने की कोशिश की, लेकिन आग ने इसकी परवाह नहीं की। यह जिस भी ईंधन तक पहुंच सकता था उसका उपभोग करता था, और सैकड़ों लकड़ी के शवों से भरे जंगल में हर जगह ईंधन था। मून और सेलीन पीछे नहीं हटे। यह जानते हुए कि हर पेड़ एक दुश्मन है, उन्होंने आग की लपटों को भड़काना जारी रखा, हवा की धाराओं को चिंगारी और अंगारों को नए लक्ष्यों तक ले जाने के लिए निर्देशित किया। हवा की निरंतर धाराओं के साथ आग को बढ़ावा दिया। जंगल चीखने लगा, जरूरी नहीं कि आवाजों के साथ, बल्कि छाल की चटकने की आवाज, जलती हुई लकड़ी और भीतर से भस्म हो रही लकड़ी की भयानक कराह की आवाज के साथ। यह विनाश की सिम्फनी थी और मून और सेलीन ने इसका संचालन किया। चंद्रमा की दृष्टि में सूचनाएं आने लगीं। आपने लेवल 24 रॉटेन पाइन क्लोन को मार डाला है। आपने शून्य जीवन जीते हैं। आपने लेवल 24 रॉटेन पाइन क्लोन को मार डाला है। आपने शून्य जीवन जीते हैं। आपने लेवल 25 रॉटेन पाइन को मार डाला है। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। संदेश इतनी तेजी से आए कि चंद्रमा ने व्यक्तिगत सूचनाएं पढ़ना बंद कर दिया। मारे गए अधिकांश लोग क्लोन थे, डुप्लीकेट जो नष्ट होने पर कोई जीवन नहीं देते थे। लेकिन उनके बीच बिखरा हुआ हर 5 में से एक पेड़ कुछ वास्तविक था। एक वास्तविक सड़ा हुआ चीड़, एक सच्चा जानवर जिसने मृत्यु पर जीवन प्रदान किया। अनुपात अधिकतर सुसंगत था। जलने वाले प्रत्येक 5 पेड़ों में से केवल एक ही वास्तविक था, जिसका अर्थ था कि जंगल का धोखा उनकी उपस्थिति को छिपाने से कहीं अधिक गहरा था। अब भी जब वे जल रहे थे, हर 5 में से 4 ट्री क्लोन नकली थे। धोखेबाजों को उनके मन को बर्बाद करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि दुश्मन वास्तव में उसकी तुलना में अधिक संख्या में दिखाई दे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। असली हो या नकली, सब एक जैसे ही जलते थे। नरक एक विस्तृत दायरे में बाहर की ओर फैल गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर दिया। आग की लपटें ऊंची उठ गईं, रोगग्रस्त छतरी तक पहुंच गईं, जिससे पूरे रॉटेन पाइन फॉरेस्ट को श्मशान में बदलने का खतरा पैदा हो गया। चंद्रमा की आंखों ने मौत की सूचनाओं पर नजर रखी, भले ही उसने हवा का जादू दिखाना जारी रखा। 53 क्लोन नष्ट कर दिए गए। 66, 82 और उनमें से 17 असली रॉटेन पाइन्स मारे गए। 8-5 जीवन प्राप्त हुए। संख्याएं बढ़ती गईं, लेकिन कुछ गलत था। ट्री क्लोन अब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने भागना बंद कर दिया था, पूरी तरह से आगे बढ़ना बंद कर दिया था। वे बस आग की रोशनी के किनारे पर खड़े थे। उनकी लकड़ी की आंखें आग की लपटों को प्रतिबिंबित कर रही थीं और उन भयानक खोखली निगाहों से विनाश को फैलते हुए देख रहे थे। सेलीन, चंद्रमा ने आग की गड़गड़ाहट के बीच चिल्लाया। उसकी आवाज सतर्कता से तेज थी। कुछ है। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, चंद्रमा ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसके भयानक स्वर से उसका खून ठंडा हो गया। हंसी। पेड़ों से नहीं, किसी दृश्य स्रोत से नहीं, शायद जंगल से ही। खोखली लकड़ी के माध्यम से हवा जैसी ध्वनि, प्राचीन लकड़ी की चरमराहट जैसी, लंबे समय से सड़ चुके पत्तों की फुसफुसाहट जैसी ध्वनि। सड़ा हुआ चीड़ का जंगल उन पर हंस रहा था। वह कैसी आवाज है? सेलीन अपने आप को निगलने से नहीं रोक सकी। उसके मुंह में लार अनियंत्रित रूप से जमा होने लगी। भय की भावना ने दोनों जागृति को घेर लिया। वहां एक प्राणी था, कुछ बुद्धिमान, कुछ शक्तिशाली, जिसे अपने सैकड़ों अनुचरों को जलते हुए देखने में आनंद मिलता था। निश्चित नहीं, चंद्रमा ने कहा,
आग की तेज लपटों और उस भयानक खोखली हंसी के बीच उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो कुछ भी है अपने अस्तित्व को छिपाकर किया गया है। ध्वनि के स्रोत की तलाश में चंद्रमा की आंखें चारों ओर घूम गईं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस जलते हुए क्लोन और मुड़े हुए सड़े हुए पाइन्स। हंसी जारी रही, स्रोतहीन और मजाकिया। फिर पेड़ फिर से हिल गए, लेकिन इस बार वे तेज थे। पहले की धीमी प्रगति पूरी तरह खत्म हो गई थी। ट्रिक्लोन भयानक गति से आगे बढ़े, जैसे कि उनकी गतिविधियों पर अब कोई रोक नहीं थी। वे अब मौत से सावधान नहीं थे। वे हर दिशा से मून और सेलेन पर टूट पड़े, जलती हुई और बिना जली हुई लकड़ियों का एक ज्वार एक ही उद्देश्य से दो अग्निरक्षकों पर एकत्रित हो गया। और कुछ पेड़ जो पहले से ही जल रहे थे, जिन्हें उन्होंने कुछ देर पहले आग लगाई थी, उन्होंने आग से बचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने खुद को आगे फेंक दिया। एक जलता हुआ सड़ा हुआ चीड़ सीधे चंद्रमा की ओर प्रक्षेपित हुआ। उसका पूरा तना आग में घिर गया, लकड़ी के अंग जलते क्रूस की तरह फैल गए। यह एक आत्मघाती हमला था, यहाँ तक कि उसे मार गिराने की संभावना के लिए भी अपने अस्तित्व का सौदा कर रहा था। चंद्रमा की छड़ी ऊपर आई और हवा के जादू से जलती हुई वस्तु को विक्षेपित कर दिया, जिससे वह अन्य पेड़ों की ओर जा गिरा, टकरा जाना। लेकिन दो और जलते हुए क्लोनों ने तुरंत उसकी जगह ले ली और खुद को उसी लापरवाह परित्याग के साथ उस पर फेंक दिया। वे प्राचीन कामिकेज योद्धाओं की तरह पागल हो रहे हैं, सेलीन चिल्लाई। उसकी खुद की आग के गोले 3 पेड़ों के खिलाफ विस्फोट कर रहे थे, जिन्होंने एक साथ उसकी स्थिति पर हमला किया था। गति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। ट्रिक्लोनों को अब जीवित रहने की परवाह नहीं थी। उन्होंने उन आदेशों का पालन करते हुए सैनिकों पर उत्साह के साथ हमला किया जिन्हें वे अस्वीकार नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि ऐसे आदेश भी जिनका मतलब निश्चित मृत्यु था। और इस सब के दौरान वह भयानक हंसी पृष्ठभूमि में जारी रही। उसका स्रोत अभी भी अज्ञात है, अभी भी अदृश्य है। मून ने एक और इग्नाइट चैनल चलाया। 2 सेकंड से भी कम समय में उसके ऊपर विशाल आग का गोला बना, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने इसे पेड़ों के आने वाले समूह की ओर छोड़ दिया। विस्फोट ने उन्हें सांस लेने के लिए कुछ सेकंड का समय दे दिया, लेकिन उसका मन खत्म हो रहा था। हर जादू, हवा के हर झोंके, हर रक्षात्मक पैंतरेबाजी की कीमत मन होती है। और इस गति से हर कोण से होने वाले हमलों के साथ उसका बड़ा भंडार भी लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। हमें यहां से निकलना होगा, मून ने अव्यवस्था पर चिल्लाते हुए कहा। चलते रहो। अब जब हम उनके अस्तित्व के बारे में जानते हैं, तो उनके लिए हमें निर्देशों के साथ फिर से बेवकूफ बनाना कठिन हो गया है। जाओ। उसने एक और इग्नाइट को आने वाले पेड़ों के समूह की ओर भेजा। आग के गोले के प्रक्षेप वक्र की गणना उनके आगे के रास्ते को साफ करने के लिए की गई, जहां उसका मानना था कि जंगल का निकास है। ठीक है, सेलीन तुरंत आगे बढ़ी, चंद्रमा के करीब रहकर, उसकी गति से मेल खाते हुए। जैसे ही उन्होंने ट्रिक्लोन के घेरे के माध्यम से अपना रास्ता बनाना शुरू किया, उसने तेजी से एक के बाद एक अपना जादू चलाया। आग के गोले और हवा के झोंकों ने किसी भी पेड़ को काट दिया जो बहुत करीब आ गया। लेकिन उसकी सांसें पहले से ही कठिन थीं। उसका मन भंडार जितनी तेजी से खत्म होना चाहिए था, उससे कहीं अधिक तेजी से खत्म हो रहा था, क्योंकि एक मौत उसके लिए असली मौत थी।